डियर फ्रेंड्स, ब्रदर एंड सिस्टर, आज मैं आपके सामने पुनः सोशल एंथ्रोपोलॉजी का बहुत ही महत्वपूर्ण विषय बिंदु लेकर आया हूँ। ऑरिजिन एंड फंक्शन ऑफ यूथ डॉर्मेट्री। जनजातीय समाज में युवा गृह के उत्पत्ति, प्रकार, महत्व एवं उपयोगिता क्या है, किस प्रकार से, किन किन कारणों से जो है जनजातीय समाज में युवा गृह की उत्पत्ति हुई है और उसके प्रकार क्या है। अगर प्रश्न आता है कि जनजातीय समाज में उत्पत्ति के कारण क्या है, तो उसका आंसर यही है। 11 को पॉइंट है दोस्तों इसमें। इसको जो लिखना चाहें वो स्क्रीनशॉट करके इसको लिख ले, बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार पूछा जा चुका है और पूछता ही रहता है, इसको जानना अनिवार्य है। एंथ्रोपोलॉजी में दोस्तों मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि यह जो एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें संपूर्ण जानकारी होना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए आप अधिक से अधिक वीडियो देखें, उसको पढ़ें, किताब भी पढ़ें, वो ज़रूरी है। मैं भी किताब से ही पढ़ा हूँ। तो मैं तो पथ प्रदर्शक हूँ, पथ प्रदर्शक के रूप में आपके लिए आया हूँ। तो आपका मैं पथ का प्रदर्शक करता रहूँगा। आप किताब भी देखते रहें, मेरे वीडियो को देखें, आपकी संपूर्ण तैयारी इसी में हो जाएगी। चलिए चलते हैं कि प्रश्न है कि ऑरिजिन एंड फंक्शन ऑफ यूथ डॉर्मेट्री। अगर जनजातीय समाज में युवा गृह का उत्पत्ति के बारे में पूछता है, आंसर उसका यही 11 पॉइंट में होगा। कार्य पूछेगा तो यही होगा, प्रकार पूछेगा तो यही आंसर होगा, महत्व पूछेगा, उपयोगिता पूछेगा तो आंसर यही होगा। चलिए दोस्तों चलते हैं बिंदु की ओर। ऑरिजिन एंड फंक्शन ऑफ यूथ डॉर्मेट्री क्या है। पीछे के क्लास में मैंने यूथ डॉर्मेट्री का डेफिनेशन और स्ट्रक्चर और कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में मैं पढ़ा चुका हूँ। यह 14वां क्लास है सोशल एंथ्रोपोलॉजी का। चलिए चलते हैं। विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न आधारों पर, विभिन्न समाजों के जो आधार थे, विभिन्न समाजों के विश्लेषण के आधार पर पाया कि निम्नलिखित कारणों से, ये 11 कारणों से जनजातीय समाज में युवा गृह का उत्पत्ति की हुआ है। उसका कारण है, यही उसका प्रकार है। जिस कारण से उत्पत्ति हुआ है वही उसका कार्य है। उसका जो महत्व, जिस महत्व से उसकी उत्पत्ति है वही उसका महत्व है एवं उपयोगिता है। चलिए चलते हैं। पहला बिंदु है दोस्तों, बच्चों को विवाहित सदस्य से अलग रखने के लिए। जैसा कि हम लोग जानते हैं दोस्तों कि जनजातीय समाज में जो स्थान का अभाव पाया जाता है, छोटे छोटे घर होते हैं, झोपड़ीनुमा घर होते हैं। ऐसी स्थिति में जो विवाहित सदस्य होते हैं उसका जो रात में उसके माता पिता यौन संबंधी क्रियाकलाप करते हैं, इन यौन संबंधी क्रियाकलाप से दूर रखने के लिए बच्चों के लिए यूथ डॉर्मेट्री का विकास हुआ है, यूथ डॉर्मेट्री की स्थापना की गई है। दूसरा पॉइंट है दोस्तों, निकटाभिगमन की संभावना को समाप्त करने के लिए, टू अवॉइड इंसेस्ट। जैसा कि उदाहरण मैंने पहले भी कहा है दोस्तों कि श्रीलंका के वेड्डा जनजाति में जो भाई बहन होते हैं वो एक छत के नीचे नहीं सोते हैं। तो इस प्रकार का प्रावधान इसलिए किया गया है कि इंसेस्ट को अवॉइड किया जा सकते, निकटाभिगमन की संभावना को हटाया जा सके, समाप्त किया जा सके, टू अवॉइड इंसेस्ट। तो ऐसी स्थिति में अगर बहुत सारे सदस्य, जिसमें लड़का भी है, लड़की भी है, स्त्री भी है, पुरुष, अगर एक छत के नीचे सोएंगे तो निकटाभिगमन यानी निकट के संबंधियों के बीच यौन समागम की स्थिति बन जाती है। इसलिए इस संभावना को समाप्त करने के लिए जो है सो क्या हुआ है, यूथ डॉर्मेट्री की स्थापना हुई है। तीसरा पॉइंट है दोस्तों, यौन संबंधी प्रशिक्षण में विवाह साथी का चुनाव। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, मुड़िया एवं गोंड में जो उसका यूथ डॉर्मेट्री है, जो उसका कमार गृह है, उसका घोटुल के नाम से जाना जाता है। एल्विन का मानना है कि मुड़िया घोटुल में यौन संबंधी प्रशिक्षण एवं क्रियाकलाप खूब होता है, क्योंकि बड़ी उम्र की जो वयस्क लड़कियां होती है वह अपने से कम उम्र के लड़कों को यौन संबंधी प्रशिक्षण देती है। हालांकि वास्तविक संभोग की मनाही होती है, परंतु वहां संभोग करने के लिए मुखिया की अनुमति भी नहीं लेनी पड़ती है। परंतु
वास्तविक संभोग होता है। ऐसी स्थिति में जो मौर्य लोगों का विश्वास है कि उसका गर्भ नहीं ठहरता है, वास्तविक संभोग के बाद भी गर्भ नहीं ठहरता है, क्योंकि उनका विश्वास है कि घोटुल की रक्षा लिंगो नामक देवता करते हैं। और अगर कोई स्त्री किसी कारणवश या कोई लड़की किसी कारणवश जो है सुबह गर्भवती हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में स्वयं लिंगो देवता का ही अपमान माना जाता है। इसलिए लिंगो देवता अपनी जो है सो इस व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, अपनी मर्यादा को बचाए रखने के लिए स्त्री को गर्भधारण करने नहीं देती है। तो इस प्रकार से वहाँ पे यौन संबंधी प्रशिक्षण का क्रियाकलाप चलता है और वहीं से भी बच्चे या स्त्री या लड़के अथवा लड़कियाँ अपने अनुकूल विवाह साथी का चुनाव करने में सफल हो जाते हैं। चलिए, चौथा पॉइंट है दोस्तों, विशेष अवसर पर यौन संबंधी निषेध पाए जाने का। अनेक प्रकार के जनजातियों में अनेक प्रकार के अवसर पर यौन संबंधी निषेध पाए जाते हैं। कृषि के व्यस्तम मौसम में, कृषि तो उसका आर्थिक क्रियाकलाप का आधार रहता है, ऐसी स्थिति में कृषि के व्यस्तम मौसम में बहुत सारे जनजातीय समाज में क्या कहता है, यौन संबंधी निषेध पाए जाते हैं। उस अवधि में कोई भी पुरुष स्त्री के साथ यौन समागम नहीं कर सकता है। प्रसव के कुछ दिनों बाद तक, कुछ जनजातियों में पाया गया कि प्रसव के कुछ दिनों बाद तक भी कोई पुरुष अपनी स्त्री के साथ यौन समागम नहीं किया जा सकता है। उस स्थिति में, उस अवधि में क्या होता है, यौन संबंधी सेक्स टेबू पाए जाते हैं। मौर्य गोंड में ऐसी व्यवस्था है कि नवजात शिशु के नाभि सूत्र सूख कर गिर जाने तक यौन निषेध पाया जाता है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। पांचवा, जादुई धार्मिक अनुष्ठान को संपन्न कराने हेतु एक केंद्र के रूप में ओरांव जनजाति अध्ययन के आधार पर पाया। मानव शास्त्री शरद चंद्र राय ने ओरांव जनजाति में जो धूमकुरिया जो पाया जाता है युवागृह, उसका अध्ययन के आधार पर पाया गया कि इनमें शिकार में सफलता के लिए तथा पुरुषों को प्रजनन क्षमता बढ़ाने के लिए धूमकुरिया में अनेक प्रकार के धार्मिक एवं जादुई अनुष्ठान किए जाते हैं। ये शरद चंद्र राय के जो मानव शास्त्री हैं उनका अध्ययन है। इस प्रकार से पाया गया कि अनेक जनजातियों में जादुई धार्मिक अनुष्ठान को संपन्न कराने के केंद्र के रूप में भी क्या हुआ है, यूथ डॉर्मेट्री का विकास एवं स्थापना हुआ है, एवं यही उसका उद्देश्य है। अब आगे चलते हैं सामुदायिक आवास। सामुदायिक आवास विश्राम गृह या अतिथि गृह के रूप में। दोस्तों पता है, आदिकालीन समाज झुंड के रूप में रहता था, बैंड के रूप में रहता था, वृंद के रूप में रहता था। उन लोगों को अलग अलग आवास निर्मित नहीं किया जाता था। वो लोग एक ही आवास में, एक बड़े आवास के रूप में समूह बनाकर रहते थे। इसीलिए आगे चल के ऐसी व्यवस्था को कायम रखने के लिए, इस परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए ही क्या हुआ है, युवागृह का विकास एवं स्थापना हुआ है। अगला पॉइंट चलते हैं दोस्तों, मनोरंजनात्मक कार्य के लिए। दोस्तों मैंने पहले ही बता चुका हूं, जनजातीय समाज में सभी व्यक्ति जो उसके सदस्य होते हैं युवागृह, अपने अपने घरों से खा पी कर शाम के वक्त युवागृह में एकत्रित हो जाते हैं और बीच में आग जला के उसके चारों ओर बैठ जाते हैं और विभिन्न प्रकार के किस्से कहानियों में व्यस्त हो जाते हैं। और इस प्रकार से उनका क्या, नाचते हैं, गाते हैं, विभिन्न प्रकार का सामाजिक सांस्कृतिक कार्यक्रम करते हैं। ठीक है, इस प्रकार से उनका क्या होता है, मनोरंजन होता है। इस प्रकार से कहा जा सकता है कि जनजातीय समाज में युवागृह का एक कार्य मनोरंजनात्मक कार्य भी है। क्लब ऑफ इंटरटेनिंग बोला गया है इसे। चलिए आगे चलते हैं, शैक्षणिक कार्य। दोस्तों हम जानते हैं कि युवागृह के जो सदस्य होते हैं वो दो भागों में विभाजित होते हैं, एक वरिष्ठ सदस्य और कनिष्ठ सदस्य। वरिष्ठ सदस्य का क्या कार्य है, कनिष्ठ सदस्य को सामाजिक सांस्कृतिक प्रशिक्षण देना। वो वरिष्ठ सदस्य जो होते हैं वे
अपने से कनिष्ठ सदस्य को क्या करते हैं, प्रथा, परंपरा, रीति रिवाज, इन तमाम चीज़ों का मौखिक रूप से, सामाजिक सांस्कृतिक रूप से उसे प्रशिक्षण देने का काम कर सकते हैं। अर्थात यह जो है युवागिरी एक प्रकार से जनजातीय समाज में शैक्षणिक कार्य भी करता है, शैक्षणिक कार्य भी उसका इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे चलते हैं दोस्तों, आर्थिक क्रियाकलाप। आर्थिक क्रियाकलाप क्या है दोस्तों? जब कोई व्यक्ति जनजातीय समाज में आर्थिक कठिनाइयों से गुजरता है तो वैसी स्थिति में युवागिरी के सदस्य विभिन्न प्रकार के कार्य के द्वारा, सहयोगात्मक कार्य के द्वारा उसे आर्थिक क्रियाकलाप में सहायता प्रदान करते हैं। जैसे अगर किसी व्यक्ति का धान काटना हो, गेहूं काटना हो, फसल काटना हो, तो ऐसी स्थिति में युवागिरी क्या करते हैं, उसको खेत में सहायता करते हैं, कृषि कार्य में सहायता कर उसमें की सहायता करते हैं और बदले में उससे भोज प्राप्त करते हैं, अनुदान प्राप्त करते हैं। इस प्रकार से युवागिरी जो है सो व्यक्ति को आर्थिक क्रियाकलाप में भी मदद करता है। अगला पॉइंट से दोस्तों, सुरक्षात्मक कार्य। सुरक्षा का क्या कार्य? जैसा कि जानते हैं दोस्तों कि आदिकालीन समाज बर्बर था। ऐसी स्थिति में आदिकालीन समाज में सुरक्षा एक महत्वपूर्ण बिंदु था। किससे सुरक्षा था? दुश्मन समूह से सुरक्षा। दुश्मन समूह जो है आक्रमण करके बच्चे को उठा ले जाते थे, गुलाम बनाते थे, स्त्रियों को उठा ले जाते थे। ऐसी स्थिति में दुश्मन समूह से रक्षा, इसके साथ साथ जंगल में विभिन्न प्रकार के जो है जंगली जानवरों का भी प्रभाव रहता है। ऐसी स्थिति में आदिकालीन समाज में सुरक्षा एक महत्वपूर्ण बिंदु था। तो इन तमाम सुरक्षा के दृष्टिकोण से जो क्या हुआ, सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से यूथ डॉर्मेट्री का विकास हुआ। अभी भी वर्तमान में कोनियाक नागा में जो मोरंग पाए जाते हैं, जिसे थेनकू के नाम से जाना जाता है, यो जो थेंदू के नाम से जाना जाता है, तो बाहरी दुश्मनों से कबीले की रक्षा करने, सुरक्षा करने का कार्य मोरंग पर यानी थेनकू पर आता है। आज भी ये वर्तमान में किसी न किसी रूप में प्रथा एवं परंपरा के रूप में चला आ रहा है। क्लियर है दोस्तों सुरक्षात्मक कार्य? इसलिए देखते हैं दोस्तों, जो युवागिरी होता है वो तो गांव के बीच में बनता है या गांव के छोर पर बनता है। जो उनका समूह है उससे छोर पर अलग बनता है और वहाँ पे रात भर जो ये मनोरंजन का कार्य चलता है आग जला के, इसके पीछे कहीं न कहीं सुरक्षात्मक उद्देश्य रहता है। क्योंकि लोग जगेंगे तभी तो पहरा हो पाएगा, तभी तो सुरक्षा हो पाएगा, जंगली जानवरों से, दुश्मन समूह से रक्षा हो पाएगा। तो वो देर तक उसमें एक साथ जो रहते हैं उसका एक कार्य होता है जग कर रात में अपने समूह की रक्षा करना। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, राजनीतिक प्रशिक्षण के रूप में जनजातीय समाज में जो युवागिरी पाए जाते हैं उस युवागिरी के सदस्य को दो भागों में विभाजित किया गया है ना। एक जूनियर, एक सीनियर। सीनियर का क्या काम है? वरिष्ठ सदस्य जो होते हैं, बड़े सदस्य तो है, उसका क्या काम है? कनिष्ठ सदस्य क्या कनिष्ठ सदस्य को क्या करते हैं? विभिन्न प्रकार के सामाजिक, सांस्कृतिक तथा राजनीतिक प्रशिक्षण देने का कार्य करते हैं। समाज में कैसे रहना है, प्रथा एवं परंपरा को किस रूप में संरक्षित रहना है, कैसे आगे बढ़ाना है, इन तमाम चीज़ों का राजनीतिक प्रशिक्षण दिया करते हैं। वरिष्ठ सदस्य अपने से कनिष्ठ सदस्य को इस प्रकार से प्रशिक्षित करते हैं। एक प्रकार से जनजातीय समाज में राजनीतिक प्रशिक्षण भी प्राप्त किया जाता है। यही कारण है कि परिभाषा में कहा गया है कि युवागिरी जनजातीय समाज की महान सामाजिक सांस्कृतिक संस्था के रूप में एक अनुपम विशेषता के रूप में पाई जाती है। चलिए दोस्तों, हो गया 11 को पॉइंट हो गया, इसको 11 पॉइंट हो गया। इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑरिजिन एंड फंक्शन ऑफ यूथ डॉर्मेट्री इन ट्राइबल सोसाइटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक कंप्लीट क्वेश्चन मैंने लिख दिया, वन कंप्लीट क्वेश्चन, ठीक है। तो ये आपको पूछ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।